एक लड़का जो 19 साल की उम्र में कॉलेज ड्रॉप आउट था, ओडिशा के एक छोटे से टाउन में सिम कार्ड बेचता था। क्या वो दुनिया का यंगेस्ट बिलियनर बन सकता है? अरे भाई, पहले थोड़ा सस्पेंस तो डाल दे, थोड़ा बिल्डअप तो कर, नहीं तो मैं जा रहा हूँ। अबे काहे का सस्पेंस? ये लड़का कोई और नहीं, हमारे इंडिया के फाउंडर ऑफ ओयो रितेश अग्रवाल हैं। ये जैसे पता ही नहीं था हमें। अच्छा, वही बंदा जो छोटी जगह से था और अब इंडिया का सबसे बड़ा स्टार्टअप ग्लोबल लेवल पे ले गया। साउंड फिल्मी राइट? फिल्मी भाई, ये तो एवेंजर्स की ओरिजिन स्टोरी लगती है। गरीबी का स्ट्रगल, सपनों का जंगल और हार्ड वर्क का डबल ट्रबल। बस कर स्टैनली, चल अब ऑडियंस से भी कुछ पूछ ले। हाँ, क्यों नहीं। अब देखो, आप जो ये वीडियो देख रहे हो, शायद आप भी ओयो की स्टोरी सुनने आए हो, या फिर कुछ महान लोगों जैसे एडिटिंग स्किल, या शायद हो सकता है आप किसी कॉलेज के स्टूडेंट हो, फाइनेंशियल प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, या शायद स्कूल में हो और अभी तक क्लियर ना हो कि फ्यूचर में करना क्या है। तो ये कहानी तुम्हारे लिए है। ये केवल सक्सेस की नहीं, सपने देखने, गलतियाँ करने, हारने और वापस उठने की है। तो चलिए एकदम शुरू से शुरू करते हैं ओयो की कहानी। मैं वादा करता हूँ इस वीडियो के एंड तक आपको सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक ऐसी वैल्यू मिलेगी जो आपके लाइफ के डिसीजन को इम्पैक्ट करेगी। तो चलिए एकदम शुरू से शुरू करते हैं। साल था 16 नवंबर 1993, जब ओडिशा के छोटे शहर रायगढ़ में एक बच्चे का जन्म हुआ। एक छोटी जगह जहां अपॉर्चुनिटीज काफी लिमिटेड थी, और ये बच्चा था रितेश अग्रवाल। रितेश एक मिडिल क्लास मारवाड़ी फैमिली में पैदा हुए। उनके पिता एक स्मॉल बिजनेस चलाते थे और उनका बचपन ओडिशा के रायगढ़ जैसे रिमोट एरिया में गुजर रहा था, लेकिन उन्होंने कभी भी बड़े सपने देखने नहीं छोड़े। स्कूल के दिनों में रितेश का टेक्नोलॉजी से पहला एनकाउंटर हुआ जब उन्होंने अपने भाई से प्रोग्रामिंग सीखना शुरू किया। तभी से उनका इंटरेस्ट कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर में बन गया। उन्होंने पुरानी बुक्स और गूगल के जरिए नए स्किल सीखना शुरू कर दिया। एंटरप्रेन्योरशिप का सफर उन्होंने केवल 13 साल की उम्र से शुरू कर दिया था, जब उन्होंने सिम कार्ड्स बेचने का काम स्टार्ट किया। यहाँ उन्होंने समझा कि एक प्रोडक्ट को कैसे इफेक्टिवली सेल किया जाता है। जैसे सभी स्टूडेंट करते हैं, रितेश ने भी कोटा ज्वाइन किया जेईई एग्जाम की तैयारी के लिए। लेकिन ये वही जगह थी जहां उन्होंने रियलाइज किया कि उनका मन टेक्निकल बुक में नहीं बल्कि कुछ नया क्रिएट करने में है। कोटा में उन्होंने केवल 1 साल गुजारा और फिर एक बोल्ड डिसीजन लिया, कॉलेज ड्रॉप आउट बनने का। एक मिडिल क्लास फैमिली से आने वाले लड़के के लिए ये डिसीजन रिस्की था, लेकिन उन्होंने अपने सपने के पीछे दौड़ लगाना जरूरी समझा। रितेश को ट्रैवलिंग का बड़ा शौक था। सफर के दौरान उन्होंने देखा कि बजट होटल का स्टैंडर्ड काफी लो था। साफ सफाई, वाईफाई और बेसिक फैसिलिटीज की कमी हर जगह महसूस हुई। यही उनका टर्निंग पॉइंट था। रितेश ने सोचा कि ये प्रॉब्लम केवल इंडिया की नहीं, पूरे वर्ल्ड की है। उन्होंने डिसाइड किया कि वो एक अफोर्डेबल और रिलायबल स्टे का मॉडल क्रिएट करेंगे। 2011 में रितेश दिल्ली शिफ्ट हो गए और उन्होंने ओवरले स्टे की शुरुआत की। बजट ट्रैवलर के लिए ये बेटर एकोमोडेशन सॉल्यूशन, लेकिन उनका स्ट्रगल अभी शुरू हुआ था। उन्होंने दिल्ली में बजट होटल्स में स्टे किया, ट्रैवलर्स की प्रॉब्लम को समझा और उनका मकसद एक ही सर्विस को बनाना था जो कस्टमर्स की असली नीड को सॉल्व करे। 2012 में उन्होंने वेंचर नर्सरी से 30 लाख की फंडिंग सिक्योर की। फिर उन्होंने पीटर थाइल फेलोशिप के लिए अप्लाई किया। ये प्रेस्टिजियस कंपटीशन जो यंग इनोवेटर्स के लिए होता है। रितेश इस फेलोशिप को जीतने वाले पहले इंडियन रेसिडेंट बन गए। 2013 में रितेश ने ओरेवल स्टेज को रिब्रांड करके ओयो रूम्स में कन्वर्ट किया। उनका कॉन्सेप्ट था स्टैंडर्डाइज रूम सर्विस, जो कि अफोर्डेबल के साथ साथ एक्सेसिबल भी हो। उन्होंने एक इनोवेटिव टेक ड्राइवन अप्रोच अपनाई। हर ओयो प्रॉपर्टी एक स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट में कन्वर्ट होती थी, जिसमें साफ रूम, बेसिक फैसिलिटीज और कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग का ध्यान रखा जाता था। ये उनका विनिंग फार्मूला बन गया। 2015 तक ओयो एक हिट बन चुका था, मगर इंटरनेशनल एक्सपेंशन के दौरान उन्होंने काफी बड़े चैलेंजेस फेस किए। ग्लोबल मार्केट में क्वालिटी कंट्रोल और स्टैंडर्डाइज सर्विस को मेंटेन करना सबसे बड़ा इशू था। प्रॉपर्टीज के इनकंसिस्टेंट स्टैंडर्ड की वजह से कुछ कस्टमर्स रिव्यूज नेगेटिव होने लगे। कस्टमर ट्रस्ट वापस जीतने के लिए रितेश ने अपने ऑपरेशंस को टेक ड्राइवन बनाया। 2016 में उन्होंने एक सिस्टम इम्प्लीमेंट किया जिसमें कस्टमर फीडबैक और प्रॉपर्टी डाटा रियल टाइम ट्रैक किया जाने लगा। इसने उनके क्वालिटी कंट्रोल को ग्लोबल स्टैंडर्ड पर ले आया। एक और चैलेंज था इन्वेस्टर्स के हाई एक्सपेक्टेशन को मैनेज करना। रितेश ने अपने लॉन्ग टर्म विजन के जरिए उन्हें समझाया कि शॉर्ट टर्म लॉसेस को इग्नोर करके ग्रोथ पर फोकस करना जरूरी है। ये स्ट्रेटजी एक गेम चेंजर साबित हुई। 2017 में कंपटीशन के बीच रितेश ने एक नई स्ट्रेटजी अपनाई, फ्रेंचाइज मॉडल। इस मॉडल के जरिए होटल ओनर को ओयो के प्लेटफॉर्म का हिस्सा बनाया गया, उन्हें ट्रेनिंग और सपोर्ट दिया गया और प्रॉपर्टीज को स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट में इंटीग्रेट किया गया।
फ्रेंचाइजी मॉडल रिस्की था, लेकिन उसने काम किया। इसके जरिए ओयो ने ग्लोबल स्केल पर अपने ऑपरेशंस एफिशिएंटली एक्सपेंड किए और आज ओयो 80+ कंट्रीज में ऑपरेट करता है। रितेश की कहानी हमें सिखाती है कि बड़े सपने देखने और उन्हें पूरा करने के लिए रिस्क लेना जरूरी है। उनका विजन और डेडिकेशन ही ओयो को एक ग्लोबल ब्रांड बनाने का असली राज है। देखो, रितेश अग्रवाल की कहानी जितनी इम्पैक्टफुल है उतनी ही चैलेंजिंग भी। सक्सेस के साथ चैलेंजेस और कंट्रोवर्सीज का आना एक नेचुरल पार्ट बन गया है। एक ऐसा ही मोमेंट था जब ओयो को 2019-20 के टाइम पे अपने होटल पार्टनर्स और स्टेक होल्डर के तरफ से बैकलेस का सामना करना पड़ा। होटल पार्टनर्स, जो ओयो के बैकबोन माने जाते हैं, उन्होंने पब्लिकली एलिगेशन लगाए कि उनके कॉन्ट्रैक्ट अनफेयर और हिडन चार्जेस के चलते उनका प्रॉफिट इम्पैक्ट हो रहा है। ये बातें उस समय मीडिया में काफी हाईलाइट हुई और कुछ होटलियर्स ने लीगल एक्शन तक लिया। इस क्राइसिस ने ओयो की इमेज पर असर डाला। मीडिया रिपोर्ट के हिसाब से कुछ स्टेक होल्डर का मानना था कि एग्रेसिव एक्सपेंशन के चक्कर में ग्रीवेंस को इग्नोर किया जा रहा था, लेकिन रितेश अग्रवाल ने एक प्रोएक्टिव अप्रोच अपनाई और पर्सनली मीटिंग करके स्टेक होल्डर को कंसर्न किया। ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने के लिए नए मेजर्स और ग्रीवेंस एड्रेसल सिस्टम भी इम्प्लीमेंट किया। फिर कोविड-19 का समय आया। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री एक नए लेवल के क्राइसिस का सामना कर रही थी। इस मुश्किल समय में रितेश और ओयो ने सैनिटाइज स्टेज का कॉन्सेप्ट लॉन्च किया, जो ट्रैवलर्स के लिए सेफ और हाइजेनिक स्टेज का ऑप्शन लेकर आया। साथ ही ओयो ने टेक्नोलॉजी का भी ज्यादा यूज किया। एक एडवांस फीडबैक सिस्टम डेवलप किया जो रियल टाइम डाटा एनालाइज करके सर्विस इम्प्रूव करता था। एक अप्रोच उनकी रिकवरी और ग्रोथ का एक नया फाउंडेशन बना। 2023 में ओयो ने अपना पहला प्रॉफिट रिपोर्ट किया, ₹100 करोड़ का नेट प्रॉफिट। ये केवल एक माइलस्टोन नहीं बल्कि प्रूफ है कि अब ओयो का फोकस प्रॉफिटेबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी पर है। प्रॉफिटेबिलिटी के साथ रितेश का विजन ग्लोबल एक्सपेंशन कर रहा है। मिडिल ईस्ट, यूरोप और यूएसए जैसे मार्केट के लिए कस्टमाइज स्ट्रेटेजीज अपनाकर ओयो ने लोकल कस्टमर की जरूरत को समझा और अपनी जगह बनाई। लेकिन उनका फोकस केवल बड़े शहरों तक सीमित नहीं था। टायर 2 और टायर 3 सिटीज के लोगों के लिए स्टैंडर्डाइज और अफोर्डेबल एकोमोडेशन का कॉन्सेप्ट लेकर आना उनके मिशन का एक इम्पोर्टेंट पार्ट था। कंट्रोवर्सीज के दौरान भी रितेश ने नए एंटरप्रेन्योर के लिए मेंटरशिप प्रोग्राम लॉन्च किए, जिसमें उन्होंने अपनी जर्नी और स्ट्रगल शेयर किए। उनका मानना है कि नए आइडियाज को सपोर्ट करना हर समाज के लिए जरूरी है। रितेश का सफर एक इंस्पिरेशन है। केवल 26 साल की उम्र में वो दुनिया के सबसे छोटे सेल्फ मेड बिलियनियर्स में शामिल हो गया। ओडिशा के छोटे शहर से आया एक लड़का जो सपने देखना जानता था और उन्हें हकीकत बनाने का जुनून रखता था। उन्होंने अपने इन्वेस्टर्स, टीम और कस्टमर का हमेशा ध्यान रखा और बिलियनर बनने के बाद भी उन्होंने अपनी डाउन टू अर्थ पर्सनैलिटी बनाए रखी। उनका गोल है भारत को एक ग्लोबल स्टार्टअप लीडर बनाना। रितेश ने शार्क टैंक इंडिया में नए एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट करके स्टार्टअप इकोसिस्टम में ट्रांसपेरेंसी लाई। ये केवल फंडिंग तक सीमित नहीं था, बल्कि उनका फोकस मेंटरशिप और मोटिवेशन प्रोवाइड करना था। उन्होंने हमेशा दिखाया कि प्रॉब्लम्स अपॉर्चुनिटीज में बदल सकती है। ओयो की सफलता का असली राज उनका विजन और डिटर्मिनेशन है, जो नए एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक मिसाल बन चुका है। दोस्तों, रितेश के सपने एक ग्लोबल होटल चेन बनाने तक सीमित नहीं थे। ओयो ने अपने इनोवेशन से ट्रैवल और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को रीडिफाइन कर दिया। 2021 में ओयो ने लॉन्च किया ओयो विजार्ड लॉयल्टी प्रोग्राम, एक ऐसा मेंबरशिप प्लान जो रेगुलर ट्रैवलर्स को डिस्काउंट और होटल पार्टनर्स को लॉयल कस्टमर्स प्रोवाइड करता है। आज इसके मिलियंस ऑफ एक्टिव मेंबर्स हैं। ओयो ने वेकेशन होम और को लिविंग स्पेस का कंसेप्ट भी इंट्रोड्यूस किया। सोचिए, एक प्लेटफॉर्म जहां लग्जरी विलास और बजट फ्रेंडली शेयर स्पेस दोनों अवेलेबल हैं। ये सब मैनेज होता है एक AI पावर्ड सिस्टम से। बुकिंग से लेकर कस्टमर सपोर्ट तक सब कुछ सीमलेस और हसल फ्री। रितेश का विजन ओयो को सिर्फ एक होटल चेन नहीं, वर्ल्ड का सबसे बड़ा ट्रैवल इकोसिस्टम बनाने का है, जहां होटल्स, वेकेशन रेंटल्स और ट्रैवल पैकेजेस सब ही एक प्लेटफॉर्म में मिल सके। और इको फ्रेंडली स्टेज का कॉन्सेप्ट भी एक्सप्लोर हो रहा है, जहाँ रिन्यूएबल एनर्जी और सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस का यूज हो रहा है, ट्रैवलर्स के लिए ग्रीन एक्सपीरियंस क्रिएट करते हुए। रितेश का फोकस बिजनेस ग्रोथ के साथ कम्युनिटीज अपलिफ्ट करने पर भी है। रूरल इंडिया के स्मॉल होटल्स ओनर्स को ओयो के नेटवर्क से जोड़कर उनका इनकम सोर्स बढ़ाया और लोकल टूरिज्म प्रमोट किया। सबसे अलग बात, रितेश हमेशा फ्यूचर के सॉल्यूशन पे काम करते हैं। जब दुनिया प्रेजेंट के प्रॉब्लम पे रुकी थी, तब वो अगले 10 स्टेप्स का प्लान कर रहे थे। ओयो सिर्फ एक कंपनी नहीं, एक इंस्पिरेशन है कि कैसे एक यंग एंटरप्रेन्योर अपने यूनिक आइडियाज और नेवर गिव अप एटीट्यूड से दुनिया बदल सकता है। तो यार, ये थी स्टोरी फाउंडर ऑफ ओयो रितेश अग्रवाल की। अगर आपको थोड़ा सा भी मजा आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर लो। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।